अब परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्न जरूर एग्जाम में आते हैं। आप कोई भी प्रतियोगी एग्जाम दीजिए तो उसमें जरूर ये प्रश्न आते हैं। आइए इन प्रश्नों को पढ़ा जाए। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम निकलती है, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अल्प मीन्स थोड़ा, प्राण मीन्स वायु। जिस व्यंजन का आप उच्चारण करें उसमें थोड़ी वायु निकले उसे हम अल्प प्राण कहेंगे। जैसे आप क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग लिखिए। क ऊपर एक सूत्र बनाइए 135 अल्प प्राण होते हैं। जैसे क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन हमेशा अल्प प्राण होगा। क वर्ग में क, ग और अंगा, इसे 135 बनाइए और इसे आसान विधि से आप अगर पढ़ेंगे तो आपका अल्प प्राण से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा कभी गलत नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अल्प प्राण कम वायु लगती है इसके उच्चारण में। जैसे क, ग, अंगा, देखिए इसके उच्चारण में कम समय लग, क की अपेक्षा ख में ज़्यादा समय लग रहा है, ग की अपेक्षा घ में भी ज़्यादा समय लग रहा है। इसलिए अल्प प्राण लिखिए, उसके आगे एक सूत्र बनाइए 135। अगर 135 कर लेते हैं तो भी इजीली आपको याद हो जाएगा। च वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ट वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, त वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा हमेशा अल्प प्राण होता है। प वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होगा। अब ये तो हुआ स्पर्श व्यंजन का, क से लेके म तक का हमें पता चल गया। अब अल्प प्राण की श्रेणी में कौन कौन से और व्यंजन होते हैं? य, र, ल, व याद रखिए। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा अल्प प्राण में आते हैं। आप एक आसान सा ट्रिक बनाइएगा जिसमें य, र, ल, व अंतस्थ लिखिए प्लस 135 अल्प प्राण कर दीजिए। आप आसानी से समझ सकते हैं, अल्प प्राण का कभी गलत ही नहीं हो। जैसे ये 135 प्लस य, र, ल, व, इसको समझने के लिए सोचिएगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं। अब परिभाषा के दृष्टिकोण से क्या परिभाषा दी जा सकती है? मान लीजिए एग्जाम में दे दिया कि कैसे हमको लिखना है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड 135 वर्ड अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा प्लस य, र, ल, व, ये सूत्र बना के आप याद करेंगे तो कभी भी आपका अल्प प्राण से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। हमने अल्प प्राण को आसानी से समझ लिया। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। महाप्राण का शाब्दिक अर्थ देखिए, महा मीन्स ज़्यादा, प्राण मीन्स वायु। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वायु लगती है। जैसे इस व्यंजन को बोलने में आपको ज़्यादा वायु का यूज करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ और प्रेशर दे के बोलना पड़ेगा। जैसे याद रखने के लिए देखिए, क वर्ग लिखिए, च वर्ग लिखिए। जो 135 था वो तो अल्प प्राण में चला गया। अब बचा हमारे पास ख और घ, दूसरा और चौथा। इसके उदाहरण के लिए महाप्राण याद करने के लिए आप एक ट्रिक रखिएगा, 2 और 4 प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड हमेशा महाप्राण हो। जैसे क वर्ग का दूसरा ख हुआ, आपका घ हुआ, च वर्ग में छ हुआ और च वर्ग में छ हुआ और झ हुआ। ये 2 और 4 करके ये महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। त वर्ग में ट, ड लिखिएगा, त वर्ग में थ, ध लिखिएगा, प वर्ग में प और भ लिखिएगा। ये हमेशा महाप्राण की श्रेणी में आते हैं, याद रखिएगा। अब परिभाषा के दृष्टिकोण से क्या देखेंगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा प्लस उष्म, अंतस्थ तो हमारा अल्प प्राण निकल गया। अब बचा उष्म वर्ड। उष्म वर्ड आपको पता है, बड़ा श, मूर्धन्य स, छोटा स और ह, ये सारे मिलकर उष्म वर्ड बनाते हैं। इन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। ये महाप्राण होते हैं। उष्म व्यंजन क्या होते हैं? हमारे महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। तो परिभाषा के दृष्टिकोण से इतना याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ड का दूसरा, चौथा प्लस उष्म वर्ड श, 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 ह जो है। अभी तक हमने अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ा, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अब हमारा घोष और सघोष क्या होता है, सघोष वर्ड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होते हैं। आइए पढ़ते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो सघोष वर्ड की श्रेणी में आते हैं? आइए पढ़ते हैं कि सघोष वर्ड क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा हो, ये वर्णों के उच्चारण में हमें कंपन पैदा होता है, उन्हें सघोष वर्ड कहते हैं। जैसे आप क वर्ग लिखिए, क, ख, ग, घ, अंग ऐसे करके लिखिए, तो ग, घ, अंग इन्हें बोलने के लिए स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, इसलिए हम इसे सघोष की श्रेणी में बोलते हैं। जैसे बोलने में हमें घोष करना पड़ रहा है, ज़्यादा
आवाज निकले, जैसे ग घ अंग। क वर्ग आप क से लेके अंग तक लिखिए, उस पे लिखिए 3 4 5 ऐसे नंबरिंग डालिए। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, जैसे पूरा व्यंजन स्पर्श व्यंजन आपने लिखा, उसमें ग घ अंग, इसे सर्कल बनाइए। 3 4 5 यानी ग घ अंग, ये 3 4 5 हमारे सघोष होते हैं। देखिए यहाँ लिखा है सघोष वर्ड होते हैं। प्रत्येक वर्ड का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड हमेशा सघोष होता है। तीसरा चौथा पांचवा के बाद आप क वर्ग में तीसरा चौथा पांचवा, च वर्ग का भी तीसरा चौथा पांचवा, ट वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सघोष होगा, त वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सघोष होगा, प वर्ग का भी तीसरा चौथा पांचवा सघोष होगा। अब इम्पॉर्टेंट देखते हैं और कौन कौन से वर्ड सघोष की श्रेणी में आएंगे। प्रत्येक वर्ग का, जैसे कभी कभी परिभाषा भी दे देता है एग्जाम में कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड क्या होता है, उसमें दे देगा घोष है, सघोष है, अल्पप्राण है, महाप्राण, ऐसे करके दे देगा। तो हमें उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सघोष वर्ड होते क्या हैं और कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो सघोष की श्रेणी में आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में य र ल व मिलकर सघोष का निर्माण करते हैं, यानी कि इसके कहने का ये तात्पर्य है कि सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड है और अंतस्थ व्यंजन भी सघोष की श्रेणी में आते हैं। अभी तक हमने सघोष के बारे में पढ़ा, अब हम आगे अघोष वर्ड क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गुंजन उत्पन्न नहीं होता है, जिसे गूंजता नहीं है, अलग सी आवाज नहीं आती है, वो व्यंजन अघोष की श्रेणी में आते हैं। जहाँ घोष ना हो वो अघोष की श्रेणी में आते हैं। जैसे आप लिखिए क वर्ग लिखिए 3 4 5, सूत्र तो हमने अघोष के लिए दे दिया। अब हमारा बचा क और ख। प्रत्येक वर्ग का क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो, म वर्ग, प वर्ग हो, ये सब का पहला और दूसरा हमेशा अघोष की श्रेणी में आता है। कहने का मतलब आप क वर्ग लिखिए, च वर्ग लिखिए, फिर पहला और दूसरा नंबरिंग डालिए, पहला और दूसरा, ये प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा हमेशा अघोष की श्रेणी में आता है। क ख, उदाहरण के लिए क ख, च छ, ट ठ, त थ, प और फ। अब परिभाषा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, वही क ख प्लस उष्म वर्ण सघोष, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा प्लस बड़ा श, मूर्धन्य स और छोटा स, ये उष्म वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण अघोष कहलाता है। ये प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क ख प्लस उष्म वर्ण मिलकर अघोष का निर्माण कराते हैं। अगर आप इसे आसान ट्रिक से समझेंगे तो आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क ख और उष्म वर्ण हमेशा अघोष की श्रेणी में आते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण हिंदी के व्याकरण सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।